नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अतरौलिया के बुढ़नपुर तहसील के गदनपुर गांव वालों के घायलों के से मिलने पहुंचे सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने घायल किसानों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज एवं उनकी लहलहाती फसलों को नष्ट करने के संबंध में किसानों से पूरी जानकारी प्राप्त की। उपस्थित किसानों ने बताया कि अभी सभी किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा भी सरकार ने नहीं दिया है। किसानों ने प्रशासन से अनुरोध किया है था कि 1 माह का मौका दें, तब जाकर किसानों की फसल काट जाएगी और मुआवजा भी मिल जाएगा। इसके बाद भी प्रशासन के इशारे पर किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया गया और किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया गया। पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना से सभी सपा ही नहीं, सभी विरोधी दल के लोग परमाहत है। समाजवादी पार्टी हमेशा अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम की है। इस तरह की बर्बरता हिटलर के जमाने में भी नहीं हुआ होगा। इसी बात को लेकर हम लोग जिलाधिकारी से मिलेंगे। क्या कुछ कहा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने, आपको सुनवाते हैं। साहब, कल ये इतनी बर्बरता हुई है सरकार द्वारा, इसमें समाजवादी पार्टी कितने साथ खड़ी रहेगी और आप इसके लिए क्या करेंगे? ये समाजवादी पार्टी ही नहीं, आज जितने भी विरोधी दल के लोग हैं सब लोग मर्माहत हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम की है, लेकिन आज जिस तरह से किसानों के ऊपर कल बर्बर लाठीचार्ज हुआ, लड़कों को मारा गया, ये एक बुज़ुर्ग 80 वर्ष के बुज़ुर्ग को मारा गया और ज़बरदस्ती फसलों को जोता गया, उस पर जेसीबी चलाई गई, बर्बाद किया गया फसलों को। आज लोगों के घर में खाने का सामान नहीं है, पशुओं को चारा नहीं है, लोग भूखे सो रहे हैं। इस तरह की बर्बर लाठीचार्ज बर्बरता पूर्वक जो शासन प्रशासन कर रहा है, ये योगी मुख्यमंत्री जी के इशारे पर कर रहा है और निश्चित तौर पर इस तरह का हिटलर के ज़माने में भी नहीं हुआ होगा। इस बात को लेकर के हम लोग कल डीएम साहब से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि अगर इस तरह का अत्याचार अन्याय हुआ, किसानों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया जाएगा, बिना उनका मुआवजा दिए, बिना उनकी खेत का मूल्य दिए, जो हमारा सर्किल रेट है, चाहे जो रेट है उसके अनुसार हमको मुआवजा दिया जाए। इस आधार पर अगर नहीं दिया जाएगा तो हम लोग यहाँ पूरा किसान यहाँ मरने के लिए तैयार है। उनके ऊपर चाहे गोली चलाएंगे, चाहे लाठी चलाएंगे, ये रह कर क्या करेंगे? ये जो परिस्थिति है, ये योगी जी के सपने को पूरा करने के लिए जनता को बर्बाद करना चाहते हैं, जनता को ख़त्म करना चाहते हैं। ये सड़क गोरखपुर जा रही है, केवल गोरखपुर को जोड़ने की नीयत से ये फसलें कट जाती, मुआवजा आप हमारा दे देते, हम आप ले जाते सड़क, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ज़बरदस्ती हमारी फसल का मुआवजा नहीं आप दे रहे हो, ज़बरदस्ती सर्किल रेट नहीं दे रहे हो, ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हो। जिसका 5 बिस्सा जा रहा था उसका 10 बिस्सा आप ज़बरदस्ती ले रहे हो। शासन द्वारा बार-बार मनोरंजन करने का काम करेंगे। आपके विधायक या आपके जो सांसद जो भी हैं आपके पार्टी के, वो सांसद में या विधायक में क्या ये संसद में उठाएंगे ये बातें? ये बात उठानी चाहिए, इस बात को रखना चाहिए संसद में। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात का हम अभी उनको फैक्स करेंगे जा कर के आजमगढ़ और कहेंगे कि बड़ी समस्या है और इसको संसद में उठाया जाना चाहिए। ये भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ हो रहा है, कानून को अनदेखी रख। आजमगढ़ के बुढ़नपुर क्षेत्र में किसानों की पिटाई का मामला धीरे धीरे अब तूल पकड़ते जा रहा है। राजनीतिक दल इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर उठाने से कोताही नहीं बरत रहे हैं। इसको लेकर के एक तरफ बुढ़नपुर क्षेत्र में राजनीतिक दलों की गहमागहमी बढ़ गई है, तो समाजवादी पार्टी जिलाधिकारी से मिलकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया और मांग किया कि किसानों की जमीन का मुआवजा 14 लाख प्रति बिस्सा के हिसाब से दिया जाए, किसानों के ऊपर उत्पीड़न करने वालों को सजा हो, वही किसानों की जो फसलें नुकसान हुई है उसकी भरपाई हो। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा कांग्रेस, माफ कीजिएगा, सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने। प्रदेश की योगी सरकार निरंकुश हो गई है और इस सरकार में किसानों की जो स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। किसान आज कई महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहा है, उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं और उत्तर प्रदेश में तो दमन का रास्ता तैयार किया गया है, उत्पीड़न का रास्ता, ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती की जा रही है। अतरौलिया में मुख्यमंत्री जी के, योगी जी के ज़िले में जाने वाली जो एक्सप्रेसवे से लिंक रोड है गोरखपुर, उसको बनाने की इतनी जल्दी पड़ी है कि किसानों की ज़मीन का मुआवजा भी नहीं मिला। किसानों की बोई हुई फसल
जो फसल पक कर तैयार हो रही थी, अभी आलू था, सरसों पक के तैयार हो गई थी, अन्य सामान सब्जी के थे, गेहूं था, तो वह गेहूं मान लीजिए 15-20 दिन की जबरदस्ती बिना उनको नोटिस दिए धारा 11 की बात को ये लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं। बगैर किसान की सहमति से आप किसान की जमीन नहीं ले सकते हो, लेकिन इन लोगों ने परसों जबरदस्ती जा करके जेसीबी लगा करके, ट्रैक्टर लगा करके खड़ी फसलों को जोत दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। किसान के पास एक कड़ी भी जमीन नहीं बची है, न उनके पशुओं को खाने के लिए चारा रह गया है। और उसी खेत के आधे पोर्शन में जोगी की सरकार 1,20,000 रुपए देने की बात कर रही है। सरकार नियम यह है कि जिस खेत में आप उसके पहले का रेट दिए हैं, उसी रेट से आपको सबको आप भुगतान करें। सरकार हमेशा किसानों की तमाम योजनाएं चलाती है, इनकी उसके बाद अनदेखा क्यों किया, इस तरह क्यों किया गया सरकार प्रशासन में? अनदेखा जबरदस्ती जोगी जी के सपनों का वो गोरखपुर का लिंक रोड है ना, वो आजमगढ़ में आज आप बजट देखे, यहाँ विश्वविद्यालय की घोषणा की गई थी, उस पर कोई आया? कोई बजट में कोई प्रावधान है? नहीं है। आजमगढ़ के लिए कोई प्रावधान नहीं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो उनकी मजबूरी है। अखिलेश यादव ने 70% 80% जमीनें खरीद लिया था, निर्माण शुरू हो गया था, उनकी मजबूरी है। लेकिन और कोई एक नया काम आजमगढ़ के परिवेश में, आजमगढ़ जिले में नहीं हो रहा है। उनका केवल एक मकसद है कि गोरखपुर में ये सारे काम हो जाए। इस नाते आजमगढ़ की जनता निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में 2022 में 10 की 10 सीटों पर उनकी जमानत जब्त कराने का काम करेगा। आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील के गदनपुर गांव में किसानों की पिटाई का मामला धीरे धीरे अब तूल पकड़ते जा रहा है। राजनीतिक दल इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर उठाने से कुताही नहीं बरत रहे हैं। इसी को लेकर के एक तरफ बुढ़नपुर क्षेत्र में राजनीतिक दलों की घमाघमी बढ़ गई है, तो कांग्रेस पार्टी ने जिलाधिकारी से मिलकर राज्यपाल को समझ ज्ञापन सौंपा है और मांग किया है कि किसानों की जमीन का मुआवजा दिया जाए, किसानों के ऊपर उत्पन्न करने वालों को सजा हो, वहीं किसानों की जो फसलें नुकसान है उसकी भी भरपाई करे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार आमजनों की लड़ाई पूरे देश में लड़ रही है। जब हमें मालूम पड़ा कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, तो उसके लिए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गांव में जाकर लोगों से मिलकर घटना की जानकारी ली और कहा कि किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया गया है और उनकी आवाज़ भी दबाने की कोशिश की गई है, जो कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आइए सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा जिलाध्यक्ष की कांग्रेस पार्टी ने। जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की आपको सुनवाते हैं। जी, आप आज धरने बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? देखिए, कांग्रेस लगातार पूरे देश में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रही है, जहाँ जहाँ पीड़ा है, जहाँ जहाँ दर्द है, जहाँ जहाँ समस्या, वहाँ खड़ी हो रही है। इसी क्रम में आजमगढ़ जिले में हमें कल मालूम हुआ कि परसों गदनपुर गांव में लाठीचार्ज हुआ। बड़ी बुरी तरह पीएसी लगाकर लोगों को मरवाया गया। किसी का हाथ टूट गया, किसी को पीठ पर चोट आई, किसी के पेट पर चोट आई, कुछ लोग बेहोश हो गए। उसमें कांग्रेस औरतों को भी मारा। उसमें कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर चल गया, जाकर एक आदमी से मिला, मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से मैं जिले को बताना भी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जाएं वहाँ पर और देखें कि क्या वहाँ का हश्र है कि हजारों एकड़ ज़मीन सीधे पलट दी गई, जेसीबी लगा के, पोकलेन लगा के पलट दी गई। किसान ये कह रहा था कि भाई जब तक मुआवजा नहीं मिला है, क्योंकि उसको मुआवजा मिला नहीं, खेत उसका खाली था, उसने क्या किया, उसने अपनी फसलें आवश्यकता अनुसार जो फसल बोई जा सकती थी उस फसल को बोया। अब उसका ये कहना था कि मुआवजा तो अभी आपने हमें दिया नहीं है और सड़क आज ही बन नहीं जा रही, 1.5-2 महीने का मैटर, हमें फसल हमारी काट लेने दीजिए या तो हमें मुआवजा दीजिए। उन लोगों ने तुरंत गाली दे करके लाठियाँचार्ज करनी शुरू की। मैं आपके माध्यम से योगी जी को बता देना चाहता हूँ, योगी जी आपके पास परिवार नहीं है, आप एक मठ के मठाधीश हैं। हम बार बार आप लोगों के माध्यम से बता देते हैं, मठ की मठाधीशी से सरकार नहीं चलेगी। आपके अंदर अगर संवेदना नहीं है तो आपको सरकार चलाने का हक नहीं है, क्योंकि आप एक किसान का दर्द नहीं जान सकते। हम लोग जानते हैं किसानों का दर्द, क्योंकि यहाँ पर खड़े हुए तमाम आजमगढ़ जनपद के लोग जो गेहूँ बेच करके पढ़ाई किए होंगे, इलाहाबाद से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी तक, JNU तक पढ़े होंगे, हम लोग गेहूँ बेच करके पढ़ने वाले लोग हैं। हम किसानों के धर्म को जानते हैं, उनके मर्म को जानते हैं, उनको मरहम लगाना भी जानते हैं और आपका जवाब आपके ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। आपका जिला प्रशासन जाकर के वहाँ पर जिस तरह से लाठीचार्ज करता है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज की, जिसके आदेश पर लाठीचार्ज हुई, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी जांच हो और किसानों का मुआवजा तत्काल वहाँ पर कैंप लगा करके दिया जाए और जो उनकी फसलें नष्ट हुई हैं उसका भी मुआवजा उनको दिया। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे अब क्या करेंगे? देखिए, मांगे अगर पूरी नहीं होती तो फिर हम गदनपुर गाँव जाएंगे।
वहाँ के लोगों को इकट्ठा करेंगे, वहाँ के लोगों को इकट्ठे लेकर के उसी सड़क पर बैठेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे और श्रीमती प्रियंका गांधी भी आएंगे। आजमगढ़ की देवगांव कोतवाली क्षेत्र से खबर है, जहां के कल्याणपुर मनकापुर में दबंगों द्वारा गरीबों पर फिर से अत्याचार किया गया है। दुष्ट विचारधारा वाले रामसूरत यादव, पिता का नाम बंगाली यादव, उसका भाई रामसेवक यादव जो आर्मी में रहते हैं, एवं रामसूरत का लड़का राम आशीष यादव जो कि कल शाम को रामदुलार प्रजापति, पिता रामधारी प्रजापति, लालती देवी पत्नी रामदुलार प्रजापति और उनके बेटे प्रति प्रजापति को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीट कर लहलुहान करने का आरोप है। यह घटना दूसरी बार हो चुकी है और बार बार जान से मारने की धमकी देते रहते हैं, केवल इसलिए कि रामदुलार प्रजापति और उनके भाई श्रीकांत प्रजापति अपनी जमीन से रामसूरत यादव को रास्ता देने से मना कर देते हैं। इसलिए वे बार बार प्रताड़ित करते रहते हैं एवं मारते पीटते रहते। तो ये तस्वीरें हैं जो आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ लोगों द्वारा इनको मारा गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में अपराधियों और लुटेरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सरायमेर पुलिस ने 2 बाइक चोर गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 3 बाइक, तमंचा व कारतूस बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सातिर अपराधी है, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री बड़ी है। उन्होंने कहा कि सातिर चोर गाड़ियों का नंबर बदल कर से लोगों को बेच देते थे। लोगों की लापरवाही की वजह से चोरी की वारदात ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि गाड़ियां वहां खड़े जहां CCTV कैमरे हो या गाड़ियों के स्टैंड हो। आज सुनाते हैं कि क्या कुछ कैश आजमगढ़ में, आपको सुनवाते हैं। सरायमेर क्षेत्र में 3 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और शातिर चोर इसमें गिरफ्तार हुए हैं। ये बहुत ही शातिर चोर हैं, पहले भी ये बंद हो चुके हैं और इनकी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री पहले से भी है। तीनों मोटरसाइकिलें जो मुकदमे लिखे हैं उससे कनेक्ट हो गई हैं और इनका कहना यह है कि ये उसकी नंबर प्लेट लगा के बदल के फिर उन्हें बेचा करते थे और फिर कागज इनके बनवाया करते थे। तो उसमें आगे अभी तफ्तीश चल रही है और जो लोग इस तरह का कार्य इनके सहयोग करते थे उन्हें अभी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, आजमगढ़ पुलिस लगातार बाइक चोरों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। अभी विगत दिनों में कुछ लंबे कारोबारी पकड़ाए थे चोरी के बाइकों के। देखिए, लगातार चोरी की बाइकें बरामद हो रही हैं और ये भी सत्य है कि लोगों की लापरवाही की वजह से चोरी की घटनाएं भी हो रही हैं। जो शहरी क्षेत्र है उसमें चोरी की घटनाएं कचहरी के आसपास हो रही है, बैंकों के आसपास हो रही है, तहसील के आसपास हो रही है, रजिस्ट्री ऑफिस के आसपास हो रही है। यानी कि जहां पब्लिक का मूवमेंट ज़्यादा है ऐसी जगह चोरी की वारदातें हो रही हैं। और ये भी पता चला है कि लोग लापरवाही बस स्टैंड पे गाड़ी ना खड़ी करके, CCTV खड़ा हुआ लगाया वहाँ गाड़ी ना खड़ी करके सुनसान जगह करके चले जाते हैं जहाँ से मोटरसाइकिल उठाना आसान होता है। कचहरी के आसपास इसलिए भी ज़्यादा गाड़ी चोरी होती है क्योंकि जो क्रिमिनल्स यहाँ पर अपनी तारीख पे आते हैं या गवाही पे आते हैं वो कभी कभी मोटरसाइकिल जो खड़ी होती है इस तरह की मौका देखकर मोटरसाइकिल पार करके यहाँ से चले जाते हैं। तो उस पर भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और सतर्क दृष्टि का ही परिणाम है कि मोटरसाइकिलें बरामद हो रही हैं। निजामाबाद थाना क्षेत्र की बनगांव बाजार में भोर में बोल्डर लदी ट्रक और फल सब्जी लदी मिनी ट्रक की आमने सामने टक्कर हो जाने के कारण मिनी ट्रक पलट गई, जो सुल्तानपुर से फल लेकर निजामाबाद मंडी जा रही थी। उसका चालक प्रेम यादव ग्राम ताहिरपुर जिला सुल्तानपुर की मौके पर मौत हो गई और दूसरे गाड़ी का चालक बुरी तरह से घायल होने के कारण स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने कहा कि शबनम और सलीम प्रकरण पर TV20 न्यूज को बताया कि लोगों में यह बात उठ रही है कि देश की पहली महिला को फांसी दी जा रही है। उन्होंने अपील की है कि जेल को फांसी के लिए न बनाया जाए, इस मामले में महिला को सुधार गृह में रखा जाए। फांसी की सजा सिर्फ आतंकवादियों के लिए उचित है, यह सभी पर लागू नहीं होता है। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के 100 से ऊपर देशों में फांसी की सजा खत्म हो चुकी है। फांसी सरकारी हिंसा है और महात्मा गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसके लिए पूरे विश्व में मानवाधिकार की लड़ाई चल रही है। यह सरकारी हिंसा है जो नहीं होनी चाहिए। उन्होंने महात्मा बुद्ध की तुलना करते हुए कहा कि समाज में उनके सिद्धांतों को लाने की आवश्यकता है। उन्होंने फांसी की सजा पर उंगली उठाते हुए कहा कि फांसी की सजा बंद होनी चाहिए। वही सर्वोच्च न्यायालय में भी यही अवधारणा है कि 100 अपराधी भले ही छूट जाएं लेकिन कोई भी निर्दोष को सजा ना हो। ऐसा सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने शबनम व सलीम प्रकरण में। शबनम और सलीम प्रकरण में जो फांसी देने की बात चल रही है कि देश की प्रथम महिला को पहली बार फांसी दी जाएगी आजादी के बाद, दुखद है। फांसी किसी समस्या का इलाज नहीं है। मैं पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूं। फांसी आप अपराधी को खत्म करने के लिए अपराध को खत्म करना चाहते नहीं, उसकी मनोदशा को खत्म करना चाहते तो उसको सुधार लाइए,
उसको रिहैबिलिटेशन लाइए, जेल को सुधार गृह रखिए, फांसी गृह मत बनाइए। अगर आप आंख के बदले आंख लेंगे, जो फांसी का सिद्धांत पे आप जा रहे हैं कि आंख के बदले आंख लेनी है हमें, तो एक दिन ऐसा आएगा सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। अगर कांटे के बदले कांटे देंगे तो सड़क पर एक दिन जगह नहीं बचेगी, सारी जगह सड़कें कांटे कांटे वाली हो जाएंगी। और यह अवधारणा भारत में तो अभी चल भी रही है। ये आतंकवादियों के लिए उचित था कि आतंकवादियों को आप कैपिटल पनिशमेंट से पनिश करें, यह आपकी भावना थी, लेकिन आप सभी के लिए जो सिद्धांत बनाया है वो गलत है। दुनिया भर के जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, तब आप पाते हैं कि 100 से अधिक देशों में फांसी की सजा खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसके लिए लड़ रही है। फिर क्या फायदा एमनेस्टी इंटरनेशनल के काम करने का पूरे देश में? महात्मा गांधी के सिद्धांत के खिलाफ है। फांसी हिंसा है, सरकारी हिंसा है। सरकारी हिंसा नहीं होनी चाहिए। सुधारने का अवसर दीजिए। आप सुधार सकते हैं। अंगुलीमाल डाकू को आपने सुधारा। महात्मा बुद्ध के सिद्धांत को देखिए, आप किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं। वैसे ही अकाल मौतें बहुत हो जाती हैं, सरकारें नहीं रोक पाती। सरकारों की स्थिति में रोकने के नहीं है, प्राकृतिक आपदाओं से हो जाती हैं। क्या हम उन्हें रोक पाते हैं? फिर ऐसी स्थिति में है हम स्वयं फांसी का फंदा लगा के उसे मारें, उसकी हत्या करें। फांसी की सजा इस तरह से नहीं होनी चाहिए। हमारा देश का संविधान, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये उनमें से है। क्या आप सोच सकते हैं एविडेंस, चार्जशीट, फ्रिवोलियस एविडेंस, जिस तरह से चार्जशीट बनती हैं, जिस तरह से एविडेंस कलेक्ट होती हैं, जिस तरह से हमारी जांच एजेंसियां काम करती हैं, जिस तरह से आर्गुमेंट होती है, जिस तरह से कई बार पुअर ट्रायल होते हैं, जिस तरह से एक्यूज की बात नहीं पूरी रखी जाती है कोर्ट में, पूरी चीज नहीं आ पाती, उन सब आधारों पर फांसी की सजा उचित है देश में? नहीं। इसीलिए शबनम सलीम प्रकरण में भी उत्तर प्रदेश सरकार को और देश के महामहिम गवर्नर महोदय को, जिनके पास शबनम की याचिका भेजी गई है, और देश के महामहिम राष्ट्रपति को, जिनके पास उस निरीह बच्चे ने, उसका क्या दोष? उसका एक सहारा मां भी नहीं होगी तो वो तो बेसहारा है। उसे क्यों अनाथ बनाएंगे आप? हो सकता है उसके प्यार उसे जीवन बदल दे, उसको सुधार दे। हो सकता है वो बेटा सुधार की अग्रणी बन जाए। ऐसी स्थिति में देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और उत्तर प्रदेश सरकार और राज्यपाल महोदय को उसकी याचिका पर खुले मन से, बिल्कुल खुले मन से, जीवन देने के आधार पर, जी और जीने दो के आधार पे करना चाहिए सुनवाई, और फांसी की सजा शबनम और सलीम को नहीं होनी चाहिए। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज पवई की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना पवई की पुलिस ने अंतर जनपदीय चोर व लुटेरे को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 3 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया है और इनके ऊपर कई जिलों में मुकदमे दर्ज है। आपको बता दें कि थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा चोरी, लूट, हत्या के प्रयास, यूपी गैंगस्टर व आर्म्स एक्ट में कुल 9 मुकदमे पंजीकृत हैं। धर्मेंद्र कुमार मौर्य के ऊपर ये मुकदमे पंजीकृत है। धर्मेंद्र कुमार मौर्य और उसके साथी द्वारा पूर्व में भी मोटरसाइकिल की चोरी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। अभियुक्त हाल ही में जेल से छुटकर आया हुआ था। क्या कुछ कहा इस पे आजमगढ़ में, आपको सुनवाते हैं। पवई थाना का एक प्रकरण आया है, क्या मामला है पूरा? देखिए, पवई में भी 3 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई है और 2 अभियुक्त वहाँ गिरफ्तार हुए हैं। ये दोनों अभियुक्तों का भी लंबा रिकॉर्ड है। पहले भी ये चोरी में बंद हो चुके हैं, गैंगस्टर एक्ट में भी ये जेल जा चुके हैं। तो 3 मोटरसाइकिलें बरामद, 2 जब मौके पकड़े गए तब, और 1 इनके घर से बरामद हुई। इनके द्वारा भी यही बताया गया है कि ये जौनपुर मोटरसाइकिलें जाकर बेचा करते थे और यहाँ से चोरी करते, जौनपुर बेचा करते थे। इस तरह ये
अच्छा कार्य हुआ है और निश्चित रूप से इन चोरों के जाने से मोटरसाइकिल चोरी घटनाओं पर फर्क पड़ेगा। सर, ये पवई और सराय में क्या इनका लिंकअप था या ये अलग अलग? देखिए, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, इनका कोई लिंकअप नहीं था, लेकिन इसे अभी आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ और साथी इनके आए हैं जो अभी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी पकड़ धकड़ जारी है। ठीक है। आजमगढ़ की सगड़ी तहसील परिसर में मंगलवार को सरदार सेना सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के दौरान सैकड़ों किसानों, सरदार सैनिकों सहित सरदार सेना सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लगाए गए कई संगीत धाराओं सहित तीसरों का किस दर्द के जाने पर आक्रोशित होकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सरदार सेना के मंडल अध्यक्ष परमानंद पटेल ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान पूरे प्रदेश में सैकड़ों किसानों के ऊपर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है, वह मुकदमा वापस लिया जाए। दूसरी मांग है कि बनारस में 14 जनवरी को सरदार सेना सामाजिक संगठन के लोग दिल्ली बॉर्डर पहुंचने की सोच बनाकर निकले, जो बनारस में रोका गया। रुकने के बाद सरदार सैनिकों ने ज्ञापन देने के लिए पीएमओ कार्यालय पर ज्ञापन देने का प्रयास किया गया, जो पुलिस जान भी रही थी। उसके बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना डॉक्टर आर.एस. पटेल सहित 112 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करते हुए उनको जेल में रखा गया है और पुनः 25-26 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना डॉक्टर आर.एस. पटेल के ऊपर रात को मुकदमा दर्ज किया गया। उस मुकदमे को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। क्या कुछ कहा मंडल अध्यक्ष परमानंद सिंह ने, सुनवाते हैं आपको। परिचय सर आपका? परमानंद पटेल, मंडल अध्यक्ष सामाजिक संगठन सरदार सेना। आज सर आप लोग तहसील पे आए ज्ञापन देने, क्या मामला था? आज पूर्व समय किसान आंदोलन के दौरान पूरे प्रदेश में सैकड़ों किसानों के ऊपर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है, वह मुकदमा वापस लिया जाए। दूसरी मांग है वाराणसी 14 जनवरी को वाराणसी में सरदार सेना सामाजिक संगठन के लोग दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचने का सोच बनाकर निकले और बनारस में उनको रोका गया। रोकने के बाद सरदार सैनिकों ने ज्ञापन देने के लिए पीएमओ यानी वहाँ से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, उनको देने का प्रयास किया गया, जो पुलिस जान भी रही थी। इसके बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना आर.एस. पटेल जी को 112 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करते हुए उनको जेल के अंदर रखा गया और पुनः 25-26 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना आर.एस. पटेल के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। उस मुकदमा को वापस तत्काल प्रभाव से मैं मांग करता हूं राज्यपाल महोदय एनपीएम सगड़ी के द्वारा राज्यपाल जी से मांग करता हूं कि यह सामाजिक संगठन के ऊपर जो किसान समर्थन में आंदोलन कर रहे मुकदमा हुआ है उसे तुरंत निरस्त किया। अगर वापस नहीं लिया जाता तो क्या करेंगे? आगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम वापस कराने के लिए और किसान आंदोलन का समर्थन करने लिए तत्पर हैं। आज आजमगढ़ में विश्व हिंदू महासंघ ने एक नए पदाधिकारी को संघ से जोड़ा है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू महासंघ ने एक नए कर्मठशील सुशील व्यक्तित्व को जोड़ा गया है, जिसका नाम ओम प्रकाश सिंह उर्फ बंटू सिंह है, जिन्हें पूज्य योगी के संगठन से जोड़ा गया है, जिसकी घोषणा प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक सिंह द्वारा आज एक सभा के दौरान की गई। जिलाध्यक्ष बनता अध्यक्ष बनाए जाने पर ओम प्रकाश सिंह बंटू सिंह ने बार बार योगी को धन्यवाद दिया है और जिले में हिंदू महासंघ के संगठन को विस्तार देने की बात कही है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। ओम प्रकाश सिंह बंटू। अच्छा, आज आपको किस पार्टी का कौन सा पद मिला है? पार्टी न कहें इसको, ये पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जो संगठन है, गुरु गोरक्षनाथ से लेकर दिग्विजयनाथ महाराज से लेके अवैधनाथ महाराज तक विश्व हिंदू महासंघ, जिसका आज मुझे जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे जिलाध्यक्ष? बस यही संगठन में जो जिम्मेदारी हमें दी गई है महाराज जी के द्वारा, जो भी हमारे प्रदेश के संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं उनको एकदम तहे दिल से निर्वहन करूंगा। आप आज जनपद में आपका स्वागत किया गया, क्या कहना चाहेंगे? हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, सारे पदाधिकारी लोग हैं, मैं उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जो भी जिम्मेदारी देंगे निष्ठापूर्वक उसे वहन करूंगा। आज स्वागत किया गया, क्या कहेंगे? स्वागत तो अपने घर में है,
और हम ये प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसा कार्य करें कि स्वागत हम लोगों का दूर दूर तक, जैसे पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हम लोग का चलता है, सहभागिता भोज वगैरह सारे कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आजमगढ़ में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के देशव्यापी प्रदर्शन के क्रम में सोमवार को जनपद इकाई के पदाधिकारियों ने रायपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा बैंकों का किए जा रहे विलय और निजीकरण का विरोध किया। बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन के यूपी व उत्तराखंड के सह महामंत्री उमाकांत यादव ने कहा कि बैंकों का विलय और निजीकरण करके सरकार बैंकों का अस्तित्व खत्म करना चाह रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंक के निजीकरण की घोषणा की गई है। यह बैंक कर्मचारियों के साथ साथ उपभोक्ताओं के साथ भी अन्याय हो रहा है। कहा कि मीडिया के माध्यम से पता चला है कि सरकार ने 4 बैंकों की एक सूची बनाई है। अगर यह सत्य है तो पूरे जनमानस से खुलेआम झूठ बोला जा रहा है और संसद की गरिमा को गिराया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक देश के पिछड़े और वंचित लोगों के लिए आर्थिक विकास का पहिया बन रहे हैं, तो सरकार निजीकरण करके आखिरकार क्या सिद्ध करना चाहती है। आप अपना परिचय दें। सर विवेक सिंह, ऑफिसर, बैंक ऑफ इंडिया आजमगढ़ ब्रांच। आप किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं बैंक के सामने? सर मांगे सिर्फ हमारी नहीं है, मांगे देश की है, मांगे उन जनता की है और उस सभी गरीब जनता की है जो कि सरकारी बैंकों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार में जब बैंकों का सार्वजनिकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन, तो उसका उद्देश्य यही था कि बैंकों को कॉरपोरेट के हाथों से निकाल करके आम जनमानस तक पहुँचाया जाए। आज हमारे माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया है। आज एक एक शाखा में 30 से 40 हज़ार जनधन के खाते खुले हुए हैं, जिसमें गरीब जनता को तमाम सरकारी सुविधाओं के पैसा आसानी से आते हैं। क्या ये सुविधाएं उनको प्राइवेट बैंकों में मिल पाएंगी? किसी कीमत पे नहीं मिल सकती। आज जीरो बैलेंस में अकाउंट खोलते हैं, आज उनका मुद्रा लोन हम लोग करते हैं। आप जाइए, किसी भी तरह की रिपोर्ट आप पब्लिश होती है उसमें जाके देखिए कि प्राइवेट बैंकों ने कितना मुद्रा लोन किया है या किसी तरह की सरकारी सेवाओं से संस्थाओं से प्रोसेस्ड लोन को उन्होंने पारित किया हुआ है। आप जाइए, आज पीएम स्वनिधि के नाम पे हमने 10-10 हज़ार रुपये के सैकड़ों लोन हर एक शाखा ने किए हुए हैं, जिसमें रेहड़ी पटरी वालों के तमाम लाभ हुआ है। यह सरकार के द्वारा चलाई गई नीतियां हैं। आज हम जनता और एक कर्मचारी के दोनों के रूप में हम ये चाह रहे हैं कि आखिर सोने के अंडे देने वाले मुर्गे को अगर बेच करके लगता है कि सोने के मुर्गे, वही तरीका है कि आप डेली सोने का अंडा ना लेकर के आप बैंकों को बेचिए और मुर्गे को एक ही दिन को काट के उसका अंडा निकालने की कोशिश की जा रही है। और भी सरकारी संस्थाएं हैं, BPCL जो कि 2000 का नेट प्रॉफिट हर साल देती थी, उसको भी सरकार बेच रही है। और बैंकों का अगर उसमें से सिर्फ हमें लोन देने के लिए तो दबाव बनाया जाता है सरकारी संस्थाओं को, कॉरपोरेट से कई लाख करोड़ का कॉरपोरेट लोन है, लेकिन उसका रिकवरी का प्रोसीजर हमें नहीं बताया जा रहा है। एक से एक बिजनेसमैन देश के पैसे लेके चले गए हैं, सरकार ने उनकी वापसी की कोशिश नहीं की है, बल्कि हाँ बैंकों का निजीकरण का जरूर कोशिश की है। इस तरह की नीतियाँ या तो न हित में है, न जनता के हित में है, न एक कर्मचारी के हित में है। हम जहाँ एक रोजगार की तलाश में हम इस सरकार को लेके आए थे, या इस सरकार के लिए एक जनता उम्मीद कर रही है, समाज उम्मीद कर रहा है, वहाँ नौ रोजगार सृजन की बजाय जो रोजगार है उनको भी पटरी पे लाके पकौड़े छनवाने का काम करना चाह रही है। अगर यही नीति है तो हम इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे, अनंत तक करते रहेंगे। लड़ाई अभी बहुत। परिचय बताएं। मैं उमाकांत यादव, बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन सहायक महामंत्री, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सर आप लोग किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? भारत सरकार द्वारा बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, जिसका विरोध हमारी 9 यूनियन जो विरोध कर रही हैं। जिसके एवज में हम लोग 15-16 मार्च को स्ट्राइक पे भी जा रहे हैं। और बैंकों में निजीकरण होगा तो नुकसान पब्लिक का भी होगा और एम्प्लॉइयों का भी अहित होगा, और इसके लिए हम लोग लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं और हो सकेगा तो हम इंडिपेंडेंट स्ट्राइक पे भी जाएंगे। भैया क्या निजीकरण से क्या सिर्फ आप लोग का ही नुकसान है या जनता या देश किसका भी? जनता का भी नुकसान है। जब जनता जो है, आज जनता 500 रुपये के लिए खाता खोल लेती है, जब प्राइवेट हो जाएंगे तो 10,000 उन खातों में मांगी जाएगी, तो जनता का भी नुकसान है। आज गरीब जो हैं वो भी खाता खोल लेते हैं, आसानी से बैंकों में आना जाना उनका रहता है। जब प्राइवेट हो जाएगा तो पब्लिक को भी दिक्कत होगी और अन्य प्रकार की दिक्कत होगी और हम लोगों को भी दिक्कत होगी। क्या कारण है सर, देश विकास की तरफ जा रहा है फिर भी हर चीज़ों का निजीकरण किया जा रहा है, आखिर क्या कारण है जो निजीकरण करना है? अगर सरकार देश के देश विकास पे जा रहा है तो ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए कि जो खाली 20% लोगों के लिए जो है विकास का है और 80% लोगों को छोड़ के हम 20% लोगों को लेके हम विकास का रास्ता चुने। ठीक है।
जालौन के उरई उप संभागीय वन अधिकारी जगदेव सिंह जो ललितपुर जिले की मरौनी तहसील में तैनात हैं, जिनका इकलासपुर उरई में मकान है। उस मकान के दूसरे हिस्से में राजबहादुर सिंह अपने परिवार के साथ किराए पर रहते थे और घर की साफ सफाई भी करते थे। बीती 29 जनवरी 2021 को उसी मकान मालिक के हिस्से में लगभग 1 करोड़ से अधिक की चोरी हो गई थी, जिसमें अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। लेकिन यह चोरी पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई थी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एसवीर सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर संतोष कुमार के नेतृत्व में कोतवाली उरई पुलिस एसओजी व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम मुकदमा अपराध संख्या 7221 धारा 380 की वर्कआउट करने में लगी हुई थी। पुलिस ने कोच रोड काशीराम कॉलोनी मोड़ से अभियुक्तों को एक स्विफ्ट कार, वीडीआई, चोरी की ज्वेलरी एवं नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एसवीर सिंह ने खुलासा करते हुए कहा कि एक हर्ष उर्फ हैप्पी पुत्र राजबहादुर निवासी नया पटेल नगर उरई, 2 रोहित यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी नया पटेल नगर, आशीष सोनी पुत्र रामतीर्थ निवासी ग्राम कैथवा थाना कुठौद हाल निवास काशीराम कॉलोनी के पास उरई, राजबहादुर पुत्र रामलाल निवासी ग्राम नशवापुर थाना कदरौला हाल निवास नया पटेल नगर के पास से लगभग 931 ग्राम सोना, 490 ग्राम चांदी, 36,49,500 रुपये नकद तथा एक स्विफ्ट कार वीडीआई नंबर UP 80 BD 631 बरामद की गई है। उक्त अभियुक्तों को जेल भेजा रहा है। गिरफ्तार करने वाली टीम को आईजी झांसी द्वारा 50,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। चोरी की बड़ी बात आपका खुलासा को कैसे घटना हुई थी, कैसे देखिए 29 जनवरी को थाना कोतवाली के क्षेत्र अंतर्गत उप प्रभागीय वन अधिकारी हैं जो ललितपुर में पोस्टिंग है जिनकी, उनके घर में एक चोरी हुई थी, जिसके संदर्भ में मुकदमा थाना कोतवाली में दर्ज किया गया था। आज उसी चोरी की घटना का अनावरण किया है पुलिस ने, जिसमें उनके घर से जो सोना चांदी के जो भी ज्वेलरी थी और जो सॉलिड गोल्ड था वो पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी लगभग वैल्यू 47 लाख के लगभग का गोल्ड है, 935 ग्राम लगभग है और चांदी है लगभग आधे किलो, और इसमें 36,49,000 रुपया पुलिस को बरामद हुआ है, जो चोरी करने के उपरांत जो गोल्ड आइटम्स इन्होंने आगे बेच दिया था और उसके बदले में जो पैसा मिला था वो पुलिस ने बरामद किया है। इसके अलावा गोल्ड को और आभूषणों को बेचने के बाद एक कार भी खरीदी गई थी, स्विफ्ट डिज़ायर कार, वो भी पुलिस ने बरामद की है। कुल मिला के लगभग 90 लाख के लगभग की पुलिस को रिकवरी है। ये अधिकारी घर से जो 90 लाख रुपये गोल्ड और सोना मिला, इसकी जानकारी आपने अन्य और टीमों को दी है, इनकम टैक्स वगैरह की? देखिए बड़ी कैच है पुलिस को जो मिला है, और चूँकि अधिकारी सरकारी अधिकारी है तो इस चीज़ की जानकारी उच्चाधिकारियों का निर्देश है कि IT डिपार्टमेंट को और विजिलेंस डिपार्टमेंट को अवश्य भेजी जाए, तो हम भेजेंगे सूचना। इस टीम में गुड़वर्क करने वाले कुछ ये सर्विलांस का काम है SOG का, थाना कोतवाली उरई का, और CO क्षेत्राधिकारी जो लाइन उरई है उनका कार्य है, सराहनीय कार्य है। उससे इस पूरे प्रकरण में IG महोदय झांसी ने 50,000 का इनाम पूरी टीम के लिए। सर, इन लोगों की ये पहली चोरी थी या इसके पहले और भी अपराध तरीके? देखिए पहली चोरी थी, जो मेन चोर है उसकी पहली चोरी थी, लेकिन जो बीच में इसमें एक ज्वेलर है जो सुनार है, उसका बताया जा रहा है कि उसने पहले भी चोरी का जो गोल्ड था वो कहीं छुपाया था। इस संदर्भ में आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि महिलाएं शक्तिशाली होने के बावजूद अबला और आसक्त होने की हीन भावना से ग्रसित होने की बजाय अपनी शक्ति को पहचानने तथा सकारात्मक कार्यों के प्रति समाज को जागरूक करें। वह मंगलवार को मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक के अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित मंडल स्तरीय लिंग संवेदीकरण कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षण संस्थाओं में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में सिबली कॉलेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज, कांती PG कॉलेज माल्टारी, सर्वोदय पब्लिक स्कूल से चयनित कुल 12 छात्राओं की वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, समाज में महिलाओं की स्थिति, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और उनके निदान, महिला सुरक्षा, सामाजिक संरचना में महिलाओं की भूमिका आदि विषयों पर संवाद किया। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन व फिटनेस आज प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर हो रही अवैध वसूली, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु भारत रक्षा दल के पदाधिकारियों ने आज सहायक संभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने आए कार्यकर्ताओं ने कहा कि जानकारी मिल रही है कि ड्राइविंग लाइसेंस आज बनाने के लिए फोटो खिंचवाने में 50 रुपये, गाड़ी फिटनेस के प्रमाण पत्र के लिए 500, ड्राइविंग टेस्ट के नाम पर 500 से 1000 की वसूली की जा रही है। जो व्यक्ति घूस नहीं देता उसे टेस्ट में फेल करके बार बार दौड़ाया जाता है। मजबूर होकर लोग घूस दे रहे हैं। RTO कार्यालय में लगभग हर काउंटर पर बाहरी लोग बैठे हुए हैं तो वही वसूली करके बंदरबाट कर रहे हैं। इससे जनता काफ़ी परेशान, पीड़ित व आक्रोशित है। अगर इसे नहीं रोका गया तो भारत रक्षा दल इसके खिलाफ अन्य कार्रवाई करेगा।
पदाधिकारियों का ज्ञापन लेते हुए ARTO ने कहा कि शीघ्र ही पूरी व्यवस्था नियमानुसार चलती हुई सभी को दिखाई देगी। अब कार्यालय और काउंटर पर कोई भी प्राइवेट व्यक्ति नहीं रहेगा। शीघ्र ही यह व्यवस्था बदली नजर आएगी। ज्ञापन देने वालों में उमेश सिंह गुड्डू के नेतृत्व में दिया गया। इस अवसर पर संगठन के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज आप लोग ITO में ज्ञापन दिए, किस बात के लिए? हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि RTO दफ्तर जहां से लाइसेंस बनता है, गाड़ियों के फिटनेस वगैरह RC वगैरह बनती है, ये जो प्रमाण पत्र है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस का हो, फिटनेस का हो, RC जारी करने का हो, एक तरह से हर काम के लिए एक घूस का रेट तय कर लिया है। ड्राइविंग लाइसेंस पब्लिक ऑनलाइन कराती है, फोटो वहां के कंप्यूटर खींचा जाता है, उसका 50 रुपए तय है। गाड़ियों का फिटनेस के लिए सब कुछ सही है, ये कहते हैं सारे मेंटेन करके गाड़ियां ले आएंगे, फिटनेस प्रमाण पत्र देंगे, उसके बाद 500 रुपये इनको चाहिए। इस तरह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट ड्राइव की भी व्यवस्था नियमानुसार की गई है। तो टेस्ट ड्राइव कराने के लिए अगर आपको टेस्ट नहीं देना है, बिना टेस्ट दिए लाइसेंस बनना है, उसका फीस 500 से 1000 है। जो नियमानुसार बनाने जाता है, वो कोई कह देता है कि हमें फीस घूस नहीं देना है, तो उसको टेस्ट ड्राइव लेके उसको फेल कर दिया जाता है। और इस तरह से लग रहा है हम लोगों की RTO दफ्तर जो है मनमाना ढंग से एकदम से मनमानी वसूली करने पर लगा है। ये सब सारी चीजें अब बर्दाश्त नहीं हो रही। आम जनता को ठगा जा रहा है, आम जनता को परेशान करके साथ ही शासन प्रशासन को भी बदनाम किया जा रहा है पूरी पारदर्शिता से को पर्दे के पीछे रख के। तो इस चीज को एक चेतावनी के रूप में आज हम लोग सहायक संभागीय अधिकारी ARTO महोदय से मुलाकात है इन लोगों की। हम लोगों ने पत्र दिया है, पत्र में मांग किया ये सारी अवैध वसूली पे तत्काल रोक किया जाए। और इतना नहीं, RTO दफ्तर में तमाम प्राइवेट लोग भरे पड़े हैं, वही वसूली करवाते हैं, उनके माध्यम से वसूली हो रही है, जो कि एकदम से अवैध है। उनके इन सारी बिंदुओं को हम लोगों ने ARTO से बात किया है कि जल्दी से कोई प्राइवेट व्यक्ति ना आए और घूसखोरी, वसूली और भ्रष्टाचार पर रोक लगे, अन्यथा भारत रक्षित दल इसके लिए बड़ा आंदोलन करेगा और हम लोग यहीं बैठेंगे आके। ARTO महोदय ने कहा कि बस जल्दी ही सारी व्यवस्था बदली नजर आएगी, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। उनको भी धन्यवाद देते हैं अगर बदल देते हैं तो। आजमगढ़ जिले के तहसील निजामाबाद ग्राम मेडी हरजन बस्ती पोस्ट टीकापुर के ग्रामीण महिला पुरुष सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए शिकायती प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। पत्रकारों से बातचीत में धर्मेंद्र निषाद ग्रामीण ने कहा कि हम लोगों ने घरेलू विद्युत कनेक्शन लिया है, लेकिन कनेक्शन लेने के बाद आज तक कोई भी विद्युत बिल किसी भी ग्रामवासी के घर नहीं आई और ना ही कोई विद्युत के बाबत नोटिस आई। जो घरेलू विद्युत कनेक्शन दिया गया है वो 11,000 वोल्ट के खंभे के नीचे ही खंभे पर 440 वोल्ट का तार दौड़ाकर ग्रामीणों को कनेक्शन दिया गया है, जिससे आए दिन शॉर्ट सर्किट होता है और दुर्घटना घटित हो जाती है। तार काफ़ी नीचे होने से भविष्य में कोई भी दुर्घटना ग्रामवासियों के साथ हो सकती है। ये सब बातें यही प्रवीण कुमार को बताई गई। पिछले वर्ष भी ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 19 फरवरी 2021 को भेज दो अन्य लोगों के साथ आए और ज़बरदस्ती घर में घुसकर कनेक्शन काट दिया और गाली गलौज करके कहे कि दोबारा कनेक्शन जोड़ दोगे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। वर्तमान में जो भी सही भी लाएगी उसको देने के लिए हम सभी तैयार हैं। और मौके पर खंभा गडकरी की लाइट 11,000 वोल्ट से अलग किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटना से ग्रामवासियों की सुरक्षा हो सके। आने के कारण ग्रामवासियों का समस्त बिल माफ किए जाने की मांग की ग्रामीणों ने कहना है कि वह गरीब व्यक्ति हैं, बिल अधिक आई है, जिसके कारण वह बिल जमा करने में असमर्थ है। उनके बिल को माफ करके उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र निषाद। कहाँ के रहने वाले हैं? मेढ़ी ग्राम सभा के रहने वाले। क्या मामला है? मामला ये है कि जैसे हम लोग जैसे गरीब हमारे गांव की जनता है, बिल आज 4 साल हो गया लाइट लगाए हुए, तब से न तो हम लोगों की एक नोटिस जारी हुई और न तो जो कोई सूचना मिली कि हम लोगों को बिल जमा करना है। जेई साहब 19 तारीख में आए हैं, टंडम जो है आके घर में घुस के जो है कि सबका तार काटे, टिल्लू तोड़ दिए। जो है 2 लड़के उनके साथ और थे, गाली गलौज किए लोग जो है। तो उनको बताना चाहिए था कि हमको बिल जमा करना है, नहीं तो हम लोग पहले से नोटिस जमा करवानी चाहिए थी। नोटिस लगभग कितने दिनों से बिल बाकी थी? किस आप बता रहे हैं 4 साल से। आप बताइए 22,000 25,000 बिल बता रहे हैं जी। आप लोग जानकारी नहीं थी बिल की? हम लोग जानकारी नहीं थी, कनेक्शन हो गया। हम लोग बिल माफ की जाए, आपसे जो बिल लगेगी उसके देने के लिए। तो मीटर लगा था जी? मीटर लगा, लेकिन उनको कभी ये नहीं बताया, हम लोग कोई रसीद नहीं दिए थे कि हम लोग जानकारी हो कि हम लोग बिल जमा करना। अब 4 साल के इकट्ठा बिल कहाँ से हम लोग देंगे? मीटर कितने सालों से लगा था? मीटर 3 साल से लगाए हैं लोग। अच्छा जी, लेकिन कभी कोई नोटिस ना कोई रसीद नहीं दिए लोग। तो आप लोगों ने कोशिश नहीं की जानने की कि मीटर लगा? हम लोग कई बार पूछने की कोशिश की तो लोग कहे कि अभी कनेक्शन नहीं पूर्ण हुआ है। अच्छा जी।
कितना बिल आया है? बिल 22,000, 23,000, 25,000 बता रहे हैं लोग। एक आदमी का? जी, एक आदमी पीछे, एक आदमी कितने लोग आए? करीब 100 लोगों से ऊपर आया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग जो बिल माफ़ किया जाए, आपसे जो बिल लगे कि हम लोग देने के लिए तैयार हैं। हर महीने हम। आज विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष हरिनारायण सिंह के नेतृत्व में बजट पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए जिलाध्यक्ष हरिनारायण सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ द्वारा जो बजट पास किया गया है वह बजट सबका साथ सबका विकास के नारे को दर्शाता हुआ है। इसमें किसान, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग व छोटे वर्ग के लोगों और छोटे कलाकारों का भी ध्यान रखा गया है, जिसके लिए हम अपने योगी आदित्यनाथ का अपने सभी पदाधिकारियों से धन्यवाद देते हैं। आज हम सभी पदाधिकारी बेलैसा स्थित कार्यालय पर एक दूसरे को माला पहनाकर और मिठाइयाँ खिलाकर एक दूसरे के प्रति खुशी का इजहार किया। इस दौरान महामंत्री मनोज मौर्य, उपाध्यक्ष राणा सिंह, निजामाबाद नगराध्यक्ष विजय सोनकर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामनारायण प्रजापति व काफी संख्या में पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा जिला अध्यक्ष हरिनारायण सिंह ने, सुनवाते हैं आपको। अपना परिचय देते हुए बताइए, आज आप लोगों ने किस चीज़ को लेकर खुशी का इजहार किया? मैं विश्व हिंदू महासंघ का जिला अध्यक्ष हूँ हरिनारायण सिंह। आज हमारे जो जिले के महामंत्री मनोज मौर्य जी, उनके कार्यालय पे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो बजट पास किया गया, वह बजट सबका साथ सबका विकास के नारे को दर्शाता है। इसमें किसान, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग एवं छोटे वर्ग को ध्यान में रखते हुए एवं छोटे कलाकारों को भी ध्यान में रखा गया है, जिसके लिए हम अपने परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देते हुए अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों द्वारा आपस में मिठाई का वितरण, मिठाई खिला के धन्यवाद करते हुए। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज अरौला पुलिस ने चोरी करने वाले चोर को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है और उसके पास ही अवैध कट्टा व कारतूस बरामद किया है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुरेश कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे वांछित चोरी किए गए सामानों के अभियान के तहत आज उप निरीक्षक राजीव कुमार सिंह, मैं हमरा, हेड कांस्टेबल दीनबंधु यादव, सतीश सिंह सहित तमाम पुलिसकर्मी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध वाहन तलाश वांछित अपराधी और रोकथाम हेतु बसी बाजार चौराहे पर घूम रहा था कि मुखबिर की खास सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत क्या कुछ कहा है एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, 11वें महीने में पिछले साल एक कप्तानगंज में एक दुकान में चोरी हुई थी, जिसमें प्रिंटर चोरी गया था। उससे संबंधित अभियुक्त पकड़ा गया है जब वो इसे बेचने ले जा रहा था और इसके द्वारा बताया गया कि ये 2 लोगों द्वारा चोरी की गई थी। एक इसमें पकड़ा गया जो प्रिंटर बेचने जा रहा था और दूसरा अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। प्रिंटर बरामद हो गया।